दोस्तों यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एग्जाम बहुत सारे एस्पिरेंट के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये एग्जाम बार बार नहीं आता, इसीलिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी टाइम से पढ़ाई छोड़ रखी थी। उनका भी मन कर रहा है इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने का, इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने का। और कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है और पहली बार एपीएफसी एग्जाम ही प्रिपेयर करने के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर आप लोग इस एग्जाम की प्रिपरेशन में बिगिनर हैं, बिगिनर मतलब कि आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन में पहली बार आ रहे हैं, आपने पहले कभी किसी और एग्जाम की तैयारी नहीं कर रखी, ना ही सिमिलर एग्जाम की, ना किसी और कम्पिटेटिव एग्जाम की, तो आपको इस एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। और मैं किस तरीके से बताने वाला हूं कि भाई अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इस एग्जाम को कैसे अप्रोच करता, कैसे प्रिपेयर करता। तो यहाँ पर मैं खुद को आपकी जगह रखकर अपनी स्ट्रेटेजी आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग ये समझ पाएं कि इस एग्जाम को आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए। बट दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन में हमारे कोर्सेज को अपनी प्रिपरेशन का पार्ट बनाना चाहते हैं लेकिन डाउटफुल है कि भाई क्या इनका कोर्स सही रहेगा, क्या ये एग्जाम की रिक्वायरमेंट मीट करेगा, तो आप लोग हमारा 1 रुपये का डेमो कोर्स चेक कर सकते हैं। 1 रुपया पे करके आप हमारे मेन मास्टर कोर्स का 48 घंटे का एक्सेस ले लेंगे और फिर आप चेक कर पाएंगे कि भाई हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स को एपीएफसी एग्जाम की रिक्वायरमेंट से कवर किया भी है या नहीं कवर किया है। तो आपके पास डेमो कोर्स में ज्वाइन करने का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि अगर मैं बिगनर होता तो मैं इस एग्जाम को कैसे अप्रोच करता। देखो बस सिंपल सी बात है कि अगर मैं पहली बार एपीएफसी एग्जाम के बारे में सुनता तो मैं पहले दिन ही बुक उठा के पढ़ना शुरू ना करता। मतलब ये मैं स्मार्ट डिसीजन पक्का लेता कि भाई इस एग्जाम को स्टार्ट करने से पहले प्रिपरेशन में मुझे इस एग्जाम को समझना जरूरी है, इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट जानना जरूरी है, ये एग्जाम कैसा होता है, कैसा आता है, कौन कौन से सब्जेक्ट का आता है। अगर ये मैं समझ लेता उसके बाद ही मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करता। तो यहाँ पर अगर आप फ्रेशर हैं तो मैं आप लोगों को यही समझाना चाहूँगा, या फिर मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले पहले तो ये डिसाइड करता कि मुझे इस एग्जाम की तैयारी करनी भी है या नहीं करनी है। ठीक है, कई बार हमारी मोटिवेशन बहुत हाई होती है, हम अपनी करंट सिचुएशन से परेशान होते हैं। आप लोग अपनी प्रेजेंट जॉब में किसी पर्टिकुलर दिक्कत से परेशान हो रहे होंगे। फॉर एग्जांपल आपको जो है अपनी सैलरी अच्छी नहीं लगती होगी, आपको लगता होगा भाई मैं जो है स्टेग्नेशन आ चुकी है, काफ़ी टाइम से यही काम करे जा रहा हूँ, ना प्रमोशन हो रही है और ना ही सैलरी बढ़ रही है। किसी को अपना टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट पसंद नहीं है, किसी को ऐसा लगता है कि भाई मैं बहुत जल्दी कम उम्र में ग्रेजुएशन के सीधा बाद क्लास से ऑफिसर बन जाऊँ। तो आपकी मोटिवेशन इस टाइम पर बहुत हाई है क्योंकि एग्जाम की नोटिफिकेशन आ रखी है। बट दोस्तों धीरे धीरे मोटिवेशन डाउन होगी। जब आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन में उतरोगे तो आपको पता लगेगा कि भाई ये एग्जाम काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन आप लोगों से डिमांड करता है। तो ये उतना भी आसान नहीं था जितना आपको स्टार्टिंग में लग रहा था, या फिर आपकी मोटिवेशन बहुत हाई थी इसलिए आपने अपने आप को आइडियल सिचुएशन में रख के इस एग्जाम को प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। तो दोस्तों यहाँ पर यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, या मैं भी अगर होता तो मैं पहले एक बार अच्छे रैशनल माइंड से, इमोशनल माइंड से नहीं, रैशनल माइंड से सोचता कि क्या मुझे इस एग्जाम की तरफ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। और मैं कैसे सोचता, मैं इस एग्जाम के बारे में जो भी प्लस या माइनस पॉइंट थे, प्रोज एंड कॉन्स, वो एक जगह पे लिख लेता। प्रोज क्या है कि भाई इस एग्जाम के बाद मुझे सीधा क्लास से ऑफिसर बनने का मौका मिलेगा, यहाँ पे 2 ही स्टेज हैं एग्जाम की और कोई मेंस की स्टेज नहीं है। ठीक है, एग्जाम की डेट मेरे पास है, मुझे सिर्फ 4 महीने एफर्ट डालने हैं, ये प्रोज हैं। नेगेटिव क्या है कि भाई 4 महीने ही है, ज़्यादा टाइम नहीं है, सिलेबस बहुत वास्ट है, ऑलरेडी काफ़ी लोग प्रिपेयर कर चुके हैं, उनसे compete करना है। तो मैं सारे प्रोज एंड कॉन्स लिखता और फिर मैं अपनी स्ट्रेंथ देखता कि भाई मेरी स्ट्रेंथ क्या है। क्या मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं टिक के बैठ के अगले 4 महीने 6-7 घंटे 7-8 घंटे पर डे पढ़ सकता हूँ। मैं अपनी स्ट्रेंथ देखता, अगर ये मेरी स्ट्रेंथ है कि भाई मैं टाइम निकाल सकता हूँ, मैं बैठ के पढ़ सकता हूँ, मुझे लगता है कि भाई मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं कर लूँगा अगर मेहनत करूँगा तो मैं पक्का इस एग्जाम की प्रिपरेशन में कूदता। तो यहाँ पर रैशनल एनालिसिस के बाद आपको डिसाइड करना है कि भाई क्या आप अगले 4 महीने बहुत मेहनत करने के लिए रेडी हो या नहीं हो। ये सबसे पहला डिसीजन है और सबसे मुश्किल डिसीजन है, क्योंकि यहाँ पर आप इमोशनली डिसीजन लोगे, बट मैं कहता हूँ कि थोड़ा रैशनली डिसीजन लो, सोच समझ के डिसीजन लो। दूसरी बात कि आप पेपर की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार 4-5 घंटे ढंग से लगाओ, या तो खुद सेल्फ लेवल पे या फिर यूट्यूब पे जाकर अच्छी वीडियोस देख के समझो कि भाई इस एग्जाम की पीवाईक्यू की एनालिसिस क्या कहती है और इस एग्जाम का सिलेबस क्या कहता है, ताकि आप ये अंदाजा लगा पाओ कि भाई इस एग्जाम को कैसे अप्रोच करना चाहिए स्मार्टली। देखो आपके पास 4 महीने हैं, आप लोगों ने compete बहुत सारे लोगों से करना है, तो यहाँ पर आप अगर हार्ड वर्क पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग उनसे पीछे हट जाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी हार्ड वर्क बहुत कर रहे हैं। थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा। और स्मार्ट अप्रोच क्या है कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट समझ के उसमें समझना कि भाई मेरे लिए यहाँ पर क्या सिचुएशन सही है, उसके हिसाब से मैं अप्रोच करूँ। तो यहाँ पर पीवाईक्यू के एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, खुद पीवाईक्यूज देखना बहुत जरूरी है, 1-2 क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है और सिलेबस देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद ये डिसाइड करो कि भाई इस प्रिपरेशन में मुझे कैसे उतरना है, क्या मुझे सेल्फ स्टडी करनी है, क्या मुझे कोर्स के थ्रू पढ़ना है। अगेन डिसीजन आपका है। यहाँ पर भी कैसे लोगे कि भाई अगर सेल्फ स्टडी करूंगा तो इसका ये प्लस माइनस है, अगर कोर्स करूंगा तो इसका ये प्लस माइनस है।
लिखो प्लस माइनस एक बार, एक दिन लगाओ इस चीज़ पे, क्योंकि इसके बाद जो काम होगा ना सिर्फ मेहनत का होगा। पहले आप लोगों ने सब चीज़ें डिसाइड कर ली होंगी, तो यहाँ पर ये फाइनलाइज करो और फिर ये डिसाइड करो कि भाई अगर मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ तो हर कंपोनेंट को पढ़ने का मेरा सोर्स ये स्टैंडर्ड होना चाहिए। इसी सोर्स को मुझे 10 बार पढ़ना है, ना कि मुझे हर कंपोनेंट के 10 अलग अलग सोर्सेज को पढ़ना है। ये फाइनलाइज करने के बाद ही आपको प्रिपरेशन में कूदना चाहिए। तो ये बातें बहुत जरूरी हैं। आपको अभी शायद ये बातें सही नहीं लगेंगी, बट मिड प्रिपरेशन के दौरान आपसे कम से कम 20-25 दिनों के दौरान आपको ये पता लगेगा कि हाँ यार एक बार पहले ये चीज़ें दोबारा देख लेता हूँ, तो वहाँ पर वो बहुत लेट हो चुका होगा। तो अभी ये टाइम है कि अगर मान लो आज आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो एक बार बैठ के आज का दिन पूरा इस तरीके से डिवोट कर लो। क्लियर है? अब दोस्तों क्या आपका स्टडी प्लान होना चाहिए, मतलब अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कैसे स्टडी प्लान बनाता। मैं दोस्तों ये देखता कि भाई अगर मैं बिगिनर हूँ तो इस एग्ज़ाम को बहुत बड़ा सिलेबस प्रिपेयर करके मुझे क्वालिफाई करना पड़ेगा, वास्ट सिलेबस प्रिपेयर करके क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं इस एग्ज़ाम को फुल टाइम प्रिपेयर करने के बारे में सोच रहा हूँ तो मुझे कम से कम 10 घंटे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में देने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे पास तो जॉब भी नहीं है और मुझे ये एग्ज़ाम निकालना भी है। तो यहाँ पर 10 घंटे 12 घंटे का मैं स्टडी प्लान बनाता अपने लिए, अगर मैं बिगिनर फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहा होता। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा प्लान क्या होता, क्योंकि मैंने एग्जाम की रिक्वायरमेंट को समझ लिया होता, मैंने एग्जाम के डिफरेंट पिलर्स को, डिफरेंट कंपोनेंट्स को जान लिया होता, तो मैं समझ चुका होता कि भाई इस एग्जाम में कुछ कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको मुझे रेगुलर बेसिस पे विदाउट मिस प्रिपेयर करना पड़ेगा। और वो कंपोनेंट ऐसे नहीं है जहां पर सिलेबस कवर हो गया तो काम चल गया। वो कंपोनेंट ऐसे हैं जहां पर डायनेमिज्म है, जहां पर प्रैक्टिस चाहिए और मुझे डेली बेसिस पे उनको प्रिपेयर करना पड़ेगा। मैं समझता कि किस कंपोनेंट की क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, ये ऐसे कंपोनेंट है मेरे भाई लोगों जहां पर आपको इनको सिलेबस कंप्लीट करने के बाद रेगुलरली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसमें कोई सिलेबस कंप्लीट करने के बाद काम हो गया ये वाली बात नहीं है। यहाँ पर प्रैक्टिस आपकी रिदम बनाती है और जितनी प्रैक्टिस करते हो उतनी स्पीड बढ़ती है, उतनी एक्यूरेसी बढ़ती है और उतनी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने की कैपेबिलिटी बढ़ती है। तो यहाँ पर इन कंपोनेंट्स को मैं डेली प्रैक्टिस करता, वंस कवरिंग ईच टॉपिक ऑफ दिस कंपोनेंट। एक बार इन कंपोनेंट्स के अगर मैं टॉपिक कंप्लीट कर लेता, इंग्लिश के, क्वांट के, रीजनिंग एबिलिटी के, फिर टिल एग्जाम डेली 1 घंटा मेरी इनकी प्रैक्टिस चलती, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में 35 क्वेश्चन आने वाले हैं, 35 क्वेश्चन, लगभग 100 मार्क्स का पेपर। फिर दोस्तों मैं डेली 1 घंटा करंट अफेयर को देता। अब देखो मैं बिगिनर हूं, मुझे तो करंट अफेयर का सी भी नहीं पता, मैं तो बहुत टाइम से न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ रहा, मैं तो कई बार आज तक पे न्यूज़ देख लेता हूं, उसके अलावा तो कुछ करता ही नहीं हूं मैं। हाँ, कई बार इंस्टाग्राम पे रील देख ली कोई न्यूज़ के बारे में, कोई ट्विटर पे कुछ न्यूज़ देख ली, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करता हूँ मैं। तो यहाँ पर अब मुझे करंट अफेयर को टाइम डेडिकेटेडली देना पड़ता, और मुझे पता है कि भाई मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है करंट अफेयर को देने के लिए, करंट अफेयर बहुत वास्ट हैं। तो मैं 1 साल के करंट अफेयर पढ़ने के बारे में ना सोचता, मैं 6 महीने के करंट अफेयर पढ़ने के बारे में सोचता। तो मैं स्टार्ट करता जून 2026 से, और यहाँ पर मैं कोई भी एक मैगजीन पकड़ के एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से उस मैगजीन को पढ़ना शुरू करता। तो मेरा फोकस उन 5 डायमेंशन पे होता जो मुझे टीचर ने बताई हुई हैं कि भाई गवर्नमेंट स्कीम इंपॉर्टेंट है, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेज इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट एंड इंडिसेस इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, अवार्ड्स इंपॉर्टेंट है। तो मैं इन न्यूज़ को तो अच्छे से कवर करता। डेली 1 घंटा टिल एग्जामिनेशन मैं करंट अफेयर को देता ही देता। पहले मैं कोशिश करता कि लगभग 30 नवंबर तक मैं सारे करंट अफेयर्स को इस मंथ से पहले तक के कवर कर लूं, और लास्ट के 20 दिन मैं उनको रिवाइज करके उन पर प्रैक्टिस कर लूं। मेरी अप्रोच ये रहती। फिर दोस्तों मैं आता जीएस कंपोनेंट में, जहां पर मुझे कुछ ज्ञान ही नहीं है। मुझे पता है कि पॉलिटी कुछ होती है, हिस्ट्री कुछ होता है, कल्चर कुछ होता है, और मैंने सुना हुआ है कि भाई इन कंपोनेंट्स का जो पेपर है वो सिविल सर्विस एग्जाम के लेवल का आता है, बट ये कंपोनेंट बहुत वास्ट है और काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, काफ़ी कंप्रिहेंसिव प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैं बहुत टाइम देने की कोशिश करता, लगभग 3 से 4 घंटे पर डे कम से कम। और मैं इनको 1 बाय 1 इनकी वेटेज के हिसाब से, देखो यहाँ पर मैं रैंडम ऑर्डर ना बनाता। मेरी अप्रोच यही रहती है कि भगवान कैसे भी जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो जल्दी कवर हो जाए। मेजर कंपोनेंट्स मतलब जिनकी एग्जाम में वेटेज हाई है। फॉर एग्जांपल पॉलिटी 10 क्वेश्चन आएंगे तो ये जल्दी कवर होना चाहिए, हिस्ट्री कल्चर 10 क्वेश्चन आएंगे जल्दी कवर होना चाहिए, साइंस 10 क्वेश्चन आएंगे जल्दी कवर होना चाहिए। तो एटलीस्ट ये कंपोनेंट्स तो मेरे बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर होने चाहिए। ये नहीं भी होगा तो भी काम चल जाएगा, बट अगर हो जाएगा तो बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर मेरा फोकस ये नहीं रहेगा कि मुझे इस कंपोनेंट की टेंशन लेनी है, मेरा फोकस ये रहेगा कि मुझे इन कंपोनेंट्स की टेंशन लेनी है, और इनको मुझे जरूरी नहीं कि इतने ही दिनों में कंप्लीट करना है। मैं जितनी जल्दी इनको कवर कर सकूं उतना मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि भाई इनको मैं कैसे भी कोशिश करके 20, 25, 30 अक्टूबर तक निपटा दूं, कैसे भी कोशिश करके। भाई यहाँ पर अगर 3 की जगह 3.5 घंटे देने पड़े दे दूंगा, 4 की जगह 4.5 घंटे देने पड़े दे दूंगा, लेकिन इनको मैं जल्दी से जल्दी प्रिपेयर करने की कोशिश करूंगा। और फिर स्पेशल कंपोनेंट्स, ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता लग चुका है कि भाई इनके बिना सिलेक्शन नहीं होगी, तो इन कंपोनेंट्स को भी मैं इनकी वेटेज के हिसाब से 1 बाय 1 प्रिपेयर करना शुरू करूंगा। और यहाँ पर मेरा फोकस क्या होगा कि भाई ये 4 कंपोनेंट मेरी झोली में पक्का हो, इनमें मेरी प्रिपरेशन कंप्रोमाइज ना हो।
यहाँ पर मैं एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से तैयारी कर रहा हूँ। जो कंपोनेंट इंपॉर्टेंट कम है उनको मैं छोड़ भी सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है उनको मैं नहीं छोड़ने वाला, उन पे तो मुझे पूरा जोर लगाना ही लगाना है। तो यहाँ पर भी 3-3.5 घंटे मैं पर डे दूंगा ही दूंगा। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो दोस्तों 10 घंटे 12 घंटे का स्टडी प्लान आप ये फॉलो कर सकते हो। बट अगर आप जॉब वाले हो तो जॉब के साथ भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम 6 घंटे डेली निकालने की कोशिश करो, 5 से 6 घंटे। तो यहाँ पर आप 2 से ढाई घंटे, यहाँ पर आप 2 से ढाई घंटे, और यहाँ पर आप 1-1 घंटा अगर देंगे तो आप एग्जाम की रिक्वायरमेंट मीट कर सकते हैं। चीज़ें आसान नहीं है, बट अगर करोगे तो हो भी जाएगा। ये आपका डेली स्टडी प्लान होना चाहिए और इस तरीके से ही आपको इसको अप्रोच करना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर हम और भी बातें करते हैं कि भाई सर ये तो हमने सिलेबस कवर कर लिया, और हमने आपसे सुना है कि सिलेबस कवर करने से सिलेक्शन नहीं होती है, सिलेबस को रिवाइज करना पड़ता है, सिलेबस पे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाकर सिलेक्शन इंश्योर होती है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के पास रिवीजन के लिए भी टाइम ज़्यादा नहीं है। आप लोग सिलेबस कवर कर लें वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो रिवीजन को आफ्टर कवरिंग द सिलेबस स्टार्ट नहीं करना है, रिवीजन को वाइल कवरिंग द सिलेबस ही करना है। कैसे करना है मैं आपको समझाता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। चीज़ें टफ हैं बट हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी? पहली रिवीजन, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि भाई आपको इंडियन पॉलिटी को 30 दिन देने हैं, 3 घंटा डेली, तो आपने उस कंपोनेंट का जो नया सिलेबस है, नया पोर्शन है, वो 2.5 घंटे ही पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल आप टॉपिक पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, आपने 2.5 घंटे में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 25 तक कवर कर लिए। तो 2.5 घंटे के बाद आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अगले 30 मिनट 26 से 30 आर्टिकल कवर करने की बजाय जो आपने 12 से 25 आर्टिकल कवर किए हैं उनको एक बार रिवाइज कर लो। तो यहाँ पर डेली हम इसी तरीके से चलेंगे, भले ही वो स्पेशल कंपोनेंट हो, भले ही वो जीएस हो, भले ही वो करंट अफेयर हो, कि हम उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का लगभग 15 से 30 मिनट का टाइम रिवीजन के लिए रखेंगे ही रखेंगे, जो हमने उस दिन में पढ़ा होगा। दोस्तों साथ साथ ही रिवीजन चलेगी। आपको यहाँ पर ध्यान ही रखना है कि आप पूरा टाइम ही कवर करने पे ना लगा दें। 80% सिलेबस 2-3 बार रिवीजन सिलेक्शन पॉसिबल है, लेकिन 100% सिलेबस एक बार भी रिवीजन नहीं, सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। एक और बात कि वीकली रिवाइज करना है। एक तो डेली रिवाइज करना है, जो पढ़ा उसको आधे घंटे 15 मिनट में रिवाइज किया, जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जो भी डाटा है, जो भी इन्फॉर्मेशन पॉइंट है। थ्योरी पूरी पूरी नहीं पढ़नी है दोबारा से, कि भाई आप पूरी बुक पढ़ के फिर दोबारा से उसको पढ़ रहे हैं 15-20 मिनट में, पॉसिबल ही नहीं है। जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट बोली गई हैं या इंपॉर्टेंट लगती हैं, जो बोल्ड पॉइंट हैं, जो हाईलाइटेड पॉइंट हैं, जो अंडरलाइन पॉइंट हैं, सिर्फ उन्हीं को दोबारा रिवाइज करो। जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उन्हीं को दोबारा रिवाइज करो, पूरी थ्योरी अगेन अगेन मत पढ़ो। तीसरी बात, वीकली रिवीजन। आपको सिंपल सा रूल ये फॉलो करना है कि भाई चाहे जो मर्जी हो जाए, सिलेबस 1 दिन की बजाय और 2 दिन डिले हो जाए, बट 6 दिन नया पढ़ना है और 7वें दिन जो 6 दिन में पढ़ा है उसको रिवाइज करना ही करना है। 6 दिन अपना टारगेट मीट करो, और जो 7वें दिन आप आ रहे हो करने, वहां पर आपने जो भी आपने पढ़ा है उसके ऊपर प्रैक्टिस और रिवीजन, प्रैक्टिस और रिवीजन। और यहाँ पर जो वीक एरियाज आइडेंटिफाई हुए इन दिनों के, उनको तुरंत गो थ्रू करो। छोड़ो मत कि बाद में देख लूंगा, ये वीक एरिया नोट कर लेता हूं अभी, उसी टाइम कवर कर लो, बाद में नहीं आने वाला टाइम आपके पास। तीसरी बात कि भाई आपने जैसे ही कंपोनेंट कंप्लीट होगा, फॉर एग्जांपल आपने 30 दिनों में पॉलिटी कंप्लीट कर लिया, तो हिस्ट्री और कल्चर स्टार्ट करने से पहले 2 दिन लगाओ, 1-2 दिन लगाओ उन कंपोनेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करने के लिए, कि भाई एक बार पार्लियामेंट के सारे आर्टिकल्स या प्रोविजंस देख लेता हूँ, बिल्स के बारे में पढ़ लेता हूँ, एक बार आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 51A, 12 से लेकर 51A कवर कर लेता हूँ, एक बार प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ लेता हूँ, एक बार सुप्रीम कोर्ट के कुछ प्रोविजंस देख लेता हूँ। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अगर आप 8-9 कंपोनेंट भी पढ़ के जा रहे हो, बट वहाँ पर आपकी कमांड काफ़ी अच्छी हो चुकी है, कंट्रोल बन चुका है, तो पॉसिबल है सिलेक्शन। बट अगर आप बिना रिवीजन के जा रहे हो दोस्तों बहुत मुश्किल है। और प्रैक्टिस भी डेली करनी है। कोशिश करो कि जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसका क्विज सॉल्व हो जाए, उसके PYQ सॉल्व हो जाए, छोड़ो मत कुछ भी, साथ साथ ही चीज़ें लेके चलें। क्योंकि दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं भी आपकी जगह होता तो मैं सबसे बड़ी मिस्टेक ये करता कि मैं पहले सिलेबस कंप्लीट करने के बारे में सोचता कि भाई सिलेबस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है, टीचर ने डरा रखा है, इसको जल्दी कवर कर लेता हूँ, फिर रिवीजन कर लूंगा। बट दोस्तों मैं ये भी समझता कि भाई सिर्फ सिलेबस कवर करने से UPSC एग्जाम्स में सिलेक्शन नहीं होती है। यहाँ पर रिवीजन और प्रैक्टिस का बहुत बड़ा खेल है, क्योंकि मुझे खुद 1-1.5 महीने बाद रियलाइज़ होता कि भाई मैंने पढ़ तो काफ़ी लिया, लेकिन कुछ भी पल्ले नहीं है इस टाइम पर। जब जोर डाल रहा हूँ दिमाग पे तो याद ही नहीं आ रहा, कुछ सारे लेबर कोड मिक्स हो गए, अब समझ ही नहीं आ रहा कि भाई ये प्रोविजन कोड ऑन वेजेस में था, फिर कोड ऑन इंडस्ट्रियल एडिशन में था, डाउट आ गया मुझे। तो यहाँ पर जो भी मैं पढ़ूंगा वो मैं रिवाइज करता हुआ चलूंगा, ताकि उस पर मुझे डाउट ना आए। मेरा कॉन्फिडेंस, मेरी मोटिवेशन तभी बनेगी जब मुझे भरोसा होगा कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरे कंट्रोल में है। सिंपल सी बात है दोस्तों। अब दोस्तों कुछ मिस्टेक एज अ बिगिनर आप लोगों ने अवॉइड करनी ही करनी है, क्योंकि मैं भी शायद ये मिस्टेक अवॉइड करता, क्योंकि दोस्तों मुझे डाउट आते, मैं पूछता किसी से और फिर मैं मिस्टेक्स को पक्का अवॉइड करता। पहली मिस्टेक क्या है?
ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी पढ़ लो, इधर से भी पढ़ लो। दोस्तों नहीं, आपको किसी का क्रैश कोर्स, किसी की टेस्ट सीरीज, किसी का मेन कोर्स, किसी बुक को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक चीज फॉलो कर लो, कोई भी एक चीज। अगर बुक्स फॉलो कर रहे हो तो लक्ष्मीकांत ही फॉलो करो, स्पेक्ट्रम ही पढ़ो बार बार, देन नितिन सिंघानिया ही पढ़ो बार बार, प्याली घोष ही पढ़ो बार बार। अगर कोर्स फॉलो कर रहे हो तो एक कोर्स लेके उसको ही ढंग से कवर करो। आपके पास ये टाइम नहीं है कि आप यहाँ पर हिट एंड ट्रायल करें, आप मल्टीपल सोर्स पढ़ें, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप 1.5 साल पहले तैयारी स्टार्ट करे तो शायद आपको मल्टीपल सोर्स फॉलो करने चाहिए थे। एक सोर्स कंप्लीट कर लिया है, उसको रिवाइज कर लिया है, चल दूसरे सोर्स से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पढ़ लेता हूँ, तीसरा सोर्स फॉलो कर लेता हूँ। अब ये सिचुएशन नहीं है, टाइम का क्रंच है, तो यहाँ पर एक सोर्स को रिलीजियसली फॉलो कर लीजिए, उस पर अपना पूरा दिल दिमाग सब कुछ लगा दीजिए। दूसरी बात, नोट्स बनाने अवॉइड करिए अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं। आपको डिटेल्ड नोट्स नहीं बनाने चाहिए पूरा लिख के कि सुंदर सुंदर राइटिंग में कि दिस इज दी दिस इज दी दिस, ऐसे ऐसे नहीं। सिंपल पॉइंटर नोट्स कि भाई आर्टिकल जो है 36 डेफिनेशन ऑफ स्टेट, बस इतना। क्योंकि आपको याद आ जाएगा ये पढ़ते कि अच्छा डेफिनेशन ऑफ स्टेट यहाँ पर क्या दी गई है, अच्छा ये आर्टिकल जो है 12 वाली है, हाँ सेम डेफिनेशन है। अच्छा सोशलिस्टिक आर्टिकल ये 43A, ठीक है, आर्टिकल 37, आर्टिकल 38, आर्टिकल 39 ये सोशलिस्टिक आर्टिकल। अच्छा लिबरल आर्टिकल, आर्टिकल 44, आर्टिकल 51, आर्टिकल 50, आर्टिकल 49 लिबरल आर्टिकल। सिंपल नोट्स, फैक्चुअल नोट्स, क्योंकि दोस्तों आपको डिटेल थ्योरी बनाने का टाइम ही नहीं है इस टाइम पर, आपको नोट सुंदर सुंदर चिपकाने का टाइम ही नहीं है यहाँ पर। तो स्मार्ट स्टडी, शॉर्ट नोट्स। इसके बाद लेक्चर्स को जो है देखो लेकिन बिंज वॉचिंग मत करो। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप ऑफलाइन मोड में जब ऑनलाइन मोड में जब तैयारी करते हो तो कुछ मिस्टेक्स कमिट करते हो। 2 की स्पीड में लेक्चर सुनना शुरू कर दिया, 2 करके, 1.25 करके, 1.5 करके। भाई आप पहली बार पढ़ रहे हो, आप कोई ऐसे नहीं जिसका बेसिक पूरा क्लियर है और आपको चीज़ें जो है रफ सुन के भी समझ आ जाएगा। आपको एक्टिव लिसनिंग करनी पड़ेगी, वीडियो के टाइम पर वीडियो पे ही फोकस करना पड़ेगा, नॉर्मल स्पीड पे देखना पड़ेगा ताकि टीचर की हर बात समझ पाओ। और बिंज वॉचिंग नहीं करनी है कि भाई नेटफ्लिक्स की सीरीज की तरह लेक्चर्स देखते जा रहे हैं। ब्रेक रखो, एसिमुलेट करो जो भी पढ़ रहे हो और फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिवीजन को पोस्टपोन मत करना। मैं बार बार आपको ऐसा कह रहा हूं क्योंकि अगर मैं आपकी जगह होता तो ये मिस्टेक बहुत कॉस्टली होती है और मैं इसको अवॉइड करता करने के लिए। तो यहाँ पर ये मेरा एक प्लान होता अगर मैं सेल्फ स्टडी के थ्रू या फिर कोर्स के थ्रू एज अ बिगिनर इस प्रिपरेशन को प्लान कर रहा होता, और मैं यहाँ पर बहुत क्लियर ये होता कि मुझे इस स्ट्रेटेजी को विदाउट थिंकिंग अबाउट माई कंपटीशन फॉलो करना ही करना है। क्योंकि दोस्तों अल्टीमेटली एग्जाम कौन क्वालिफाई करता है, किसको टेंशन नहीं होती है ज़्यादा, कौन कंपटीशन से नहीं घबराता है, जिसको ये पता होता है कि अगर मैंने अपना बेस्ट पोटेंशियल रियलाइज कर लिया तो मेरी सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आपको अपना ही बेस्ट वर्जन अचीव करना है, आपको हर दिन पिछले दिन से बेटर बनना है। अगर ये आपने कर लिया आपकी सिलेक्शन हो सकती है। तो दोस्तों ये प्लान आपके लिए था मेरी तरफ से। आई होप आप इसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा पॉजिटिवली तैयारी करेंगे और कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करेंगे। आई एम विद यू। अगर आप कभी मुझसे बात करना चाहें, कोई डाउट हो पूछ सकते हैं, कोर्स का पार्ट हो नहीं हो मैटर नहीं करता, यू कैन ऑलवेज शेड्यूल योर कॉल विद मी, राइट। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप मेरे कोर्स के थ्रू पढ़ना चाहते हो तो 3 डिफरेंट कोर्सेज हैं। बिगिनर के लिए मास्टर कोर्स, यहाँ पे लाइव क्लासेस 1 तारीख से स्टार्ट हो रही हैं, आप इनको अटेंड करके स्मार्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये कोर्स अगर आपने चेक करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर जाकर इसको चेक कर सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।